बजट में क्या चाहिए घर खरीदारों को, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। रियल एस्टेट डेवलपर के संगठन क्रेडाई एनसीआर के सेक्रेटरी और एचसी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो आई थिंक अप्रैल में ऑनवर्ड्स हमने रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी है, जो भी बहुत सालों से जो रुकावट थी वो जैसे हट गई हो, और आरबीआई ने इस बार महंगाई काबू करने के लिए लगातार रेपो रेट को बढ़ाया है। इससे आप क्या देख रहे हैं मिस्टर गुप्ता, ग्राउंड पर जो बायर्स है उनका सेंटिमेंट, उनके घर खरीदने के फैसले पर इसका असर आप देख रहे हैं? देखिए, इस डायरेक्टली इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कोई होम लोन लेता है उसका नॉर्मल जो पीरियड होता है वो 15 साल से लेकर 20 साल का होता है। इस पीरियड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते भी हैं और घटते भी है, दोनों ही होते हैं। और एक कस्टमर जो है वो सारी साइकिल से रेट ऑफ इंटरेस्ट की देखता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और घटेंगे दोनों ही। यस, डेफिनेटली जब ये रेट बढ़ने लगते हैं, जैसे कि हमने अप्रैल से लेकर अभी तक का देखा, 2.25% रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली इसका कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर असर आता है। इसी चीज को एग्जैक्टली जानने के लिए क्रेडाई एनसीआर ने आज से 2 महीने पहले एक अपने डेवलपर्स के बीच में एक सर्वे कराया, जिसमें 150 से ज्यादा डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया। और उन सबका एक जो रिस्पॉन्स ये आया कि सबने देखा है कि उनके जो इंक्वायरी लेवल या फुटफॉल एट द साइट है वो इम्पैक्ट उसमें सिर्फ 15 से 20% का इम्पैक्ट आया उसके। ओके, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कम हुए हैं 15 से 20%। नेगेटिव इम्पैक्ट 15 से 20%, कस्टमर आने कम हुए हैं बट कन्वर्जन रेशियो कम नहीं हुआ। ओके, इट मीन जो कस्टमर सीरियस है अपने घर को लेने के लिए, उन्होंने अपना डिसीजन टाला नहीं है मकान लेने का। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना पेंडेमिक के बाद लोगों को अपने घर की अहमियत की इंपॉर्टेंस पता चली। और दूसरी बात, हमने एक ट्रेंड देखा कि बड़े घरों की डिमांड बढ़ी। जो 2 बेडरूम में रहता है वो 3 में जाना चाहता है, जो 3 में रहता है वो 4 में जाना चाहता है। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, एजुकेशन फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो घरों का ट्रेंड बड़े घरों की तरफ गया। बट इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड देखने को अभी तक नहीं मिला। ठीक है, दिस इज द फैक्ट। ओके, ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ लोगों ने मन बदला, डेफिनेटली मन बदला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ईएमआई का बर्डन तो थोड़ा सा बढ़ता ही है, बट आपका अफोर्डेबिलिटी कम हो जाता है। क्योंकि होम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपकी अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपकी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही आप अपना ईएमआई के रूप में दे सकते हैं। जब वो ईएमआई बढ़ती है तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, तो वो लोन एलिजिबिलिटी जो है वो लोगों की कहीं ना कहीं घटी होगी जब ऐसा हुआ होगा, और ये एक सेंटिमेंटल असर तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी भी मिस्टर गुप्ता जो लग रहा है रेपो रेट भी आगे अभी थोड़ा सा इंक्रीजिंग सिनेरियो ही रहने वाला है, और आपको क्या लग रहा है इससे आने वाले वक्त में घरों की बिक्री पर कितना असर पड़ेगा? डेवलपर्स क्या अभी इस सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? आप लोगों को आपने जैसे बताया कि घरों की डिमांड में आपने देखा किस तरह के घर लोगों को चाहिए, वो अलग है, लेकिन क्या बजट को लेकर के आप लोग एज डेवलपर, आप लोगों का क्या कंसर्न है? मैम देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मकान लेना एक बेसिक जरूरत है, आदमी मकान खरीदता है। और जो इजी होम लोन अवेलेबिलिटी इंडिया में आई, उसी के बाद ही घरों की डिमांड, घरों की खरीदारी बहुत तेजी से बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। बट जो इस बार पॉजिटिव जो बात हुई है, हर बारी आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता था, इस बारी सिर्फ 35 बेसिस पॉइंट ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। तो इसका एक सिग्नल ये देखने को मिला कि अब रेट बढ़ाने की आरबीआई की गति पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इन्फ्लेशन भी पहले से अब आरबीआई के टारगेट लेवल के अंदर आना शुरू हो गई है। एंड अब मुझे नहीं लगता कि आगे जाते वक्त भी आरबीआई इसी गति से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। रियल एस्टेट जो हमारी इकोनॉमी में 6.5 से 7% कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही प्रायोरिटी सेक्टर है। तो गवर्नमेंट अपने आने वाले बजट में भी इसको काफी सारे ऐसे प्रोत्साहन देगी जिससे इस सेक्टर के अंदर डिमांड और बढ़े। ये मुझे आने वाले कुछ समय में लगता है। लेकिन अगर मैं प्राइस पॉइंट से अगर आपसे पूछूं तो प्राइसेस किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं इस समय रियल एस्टेट बाजार में? क्योंकि हमने एक कोविड के बाद एकदम लल पीरियड देखा जब ज़्यादा एक्शन नहीं था, इन्वेंट्रीज पड़ी हुई थी। अब आप उस लेवल पर इन्वेंट्रीज अब निकल रही हैं और प्राइजेस आपको कैसे दिख रहे हैं? अब हम बिल्कुल आरबीआई क्या कर रहा है और सरकार से हटकर मैं जानना चाहती हूँ आप लोग किस तरह की प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं? कितना अफोर्डेबल है अभी घर खरीदना एक मिडिल क्लास सैलरी अर्नर के लिए?
मैडम पिछले कुछ सालों से हम एक वर्ड देखा करते थे, इन्वेंट्री ओवरहैंग, जिसमें यह था कि रियल एस्टेट में अनसोल्ड इन्वेंट्री का लेवल काफी हाई था 2014 से लेके 2019 के बीच। राइट। हाउएवर 2019 और उसके बाद जो कोरोना पेंडेमिक आया और आज के पीरियड में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि रियल एस्टेट में रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। यानी कि ऐसे घर जो बिल्कुल तैयार है, जिसमें ताला लगा सकते हैं और लोग आके इमीडिएटली रह सकते हैं, उन घरों की तादाद ऑलमोस्ट नील के बराबर हो चुकी है। और अब जो कस्टमर घर खरीद पा रहा है वो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ही उसके पास है। तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बिल्डर्स के पास ओवरऑल काफी कम है। पिछले 1.5 साल के अंदर हर माइक्रो मार्केट में 25% से लेके 50% तक का प्राइसेस में इजाफा देखा गया। ये इजाफा दोनों ही वजह से आया है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। बहुत कस्टमर की डिमांड भी बढ़ी है, उधर रियल एस्टेट में सप्लाई कम हुई है, एंड प्लस जो हमारे कॉमोडिटीज हैं, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, आपका ब्रिक्स हैं, सैंड्स हैं, डस्ट, इन सब की प्राइसेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है पेंडेमिक के बाद। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हैं, कस्टमर की डिमांड बढ़ी है, सप्लाई बहुत ही कॉन्स्ट्रेंड है। और यहाँ पर एक मैं टेक्निकल पॉइंट आपको देना चाहूंगा, रेरा के आने के बाद, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 आने के बाद, जब रियल एस्टेट में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन आया, जो डेवलपर पहले 5 प्रोजेक्ट करता था, अब अगर वो 2 करता है या 3 करता है तो मार्केट में ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गई। राइट। तो डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से एक अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। और आपने बहुत बड़ी बात की, इन्वेंट्री ओवरहैंग, ये हम इतने समय से सुन रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल्डरों के घर तैयार खड़े थे, कोई खरीदार नहीं था, उन्हें खरीदार मिल गए। तो यानी डेफिनेटली डिमांड है, सप्लाई साइड में वो जो कमी हुई है अब उसकी आपूर्ति हो रही है और ईएमआई महंगे होते जा रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेकर के बहुत समय से ही बायर्स की ये मांग रही है कि इसे एटीसी के दायरे से हटा दिया जाए। आप लोगों ने भी अपने प्रपोजल दिए और रिकमेंडेशन दिए, आपको लगता है ये मांग जायज है और आप भी ऐसा होता हुआ देखना चाहेंगे? आपके रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है? मैम देखिए, इंडिया के अंदर जो है हाउस ओनरशिप एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज वेरी लेस। इफ यू गो टू द पॉपुलेशन, उसमें तो बहुत ही ज्यादा रेशो हमारी कम है। तो गवर्नमेंट अपने अलग अलग स्टेप से लोगों को प्रोत्साहन देती है घर खरीदने के लिए, और स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। आज की डेट में अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट के अंदर, जो कि सेक्शन 80C के अंदर क्लब है, इसको अगर सेपरेटली कर दिया जाता है तो डेफिनेटली लोगों को ये भी लगता है मैं घर तो खरीद ही रहा हूँ, घर खरीदने के साथ साथ मेरे ऊपर टैक्स का इनकम का जो टैक्स का जो एक्सपेंस का जो प्रेशर है, वो प्रेशर मेरे ऊपर कम होगा। गवर्नमेंट का ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनका जब भी एडिशनल घर बिकते हैं तो उनका स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू बढ़ता है, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ता है, जीएसटी बढ़ता है। बट फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, जिसका बजट बहुत ज्यादा टाइट रहता है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा ये। तो इसको ना ही सिर्फ सेपरेट किया जाना चाहिए, बट इसकी जो मैक्सिमम कैप है उसको भी 5 लाख रुपए तक पर एनम किया जाना चाहिए। अगर सबके लिए नहीं तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर, स्पेशली इन द केस ऑफ मेट्रो, जहाँ पे घर खरीदना बहुत ही मुश्किल है एक मिडिल क्लास बायर के लिए। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए पूरा बाजार थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। मैं देखती हूँ जब भी लोन के इंटरेस्ट रेट पे बढ़ते हैं तो जो फर्स्ट टाइम जो नया फ्रेश बायर होता है उसे यहाँ पे रियायत मिल जाती है। लेकिन एक और रियायत जो होम लोन से जुड़ी है, बहुत पुरानी है, बहुत समय से चली आ रही है, वो है सेक्शन 24B। मिस्टर गुप्ता, जो 2 लाख रुपए का डिडक्शन इंटरेस्ट पेमेंट पर मिलता है, आपको नहीं लगता है अब होम लोन इतने महंगे हो गए हैं, ये पूरा साल जो है होम लोन को महंगा करता रहा है, इसे भी बढ़ाने का वक्त आ गया है? क्या इस पर हम कोई अच्छी खबर सुन पाएंगे? मैडम, बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू द आंसर, आप एक बात ये देखिए कि जो बिजनेसेस में हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो एज एन एक्सपेंस हमें अपनी इनकम में से अलाउड होगा। तो वैसे ही सेम ट्रीटमेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हाथ में होना चाहिए कि उसने जितना इंटरेस्ट पे किया आपने होम लोन के लिए, वो उसकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होना चाहिए। खैर ऐसा करने से सरकार को लगेगा कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, बट अगर 2 लाख की जो सीमा है उसको कम से कम बढ़ा के 5 साल करनी चाहिए, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, कुछ नेचुरल कुछ अननेचुरल दोनों टाइप की इन्फ्लेशन होती है। कि जो 2 लाख की सीमा है पिछले 10 साल से ज्यादा से चल रही है, अगर आप इसमें इन्फ्लेशन ही अकाउंट फॉर कर लें तो अभी तक ये 5 लाख हो जानी चाहिए। 5 लाख होते ही इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैसला होगा, होम ओनरशिप का एक आप एडिशनल इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बायर को कि आप आइए और घर खरीदिए। रियल एस्टेट एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। हमारी जीडीपी में 6.5 से 7% इसका कंट्रीब्यूशन है, और आज भी यहाँ पे घरों की शॉर्टेज है। तो प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से अगर 2 काम ही हो जाते हैं
increase in the limit under section 24B and under section 80C, तो फर्स्ट टाइम होम बायर में मेरे ख्याल से ओवरऑल देश में 25% डिमांड में इजाफा हो जाएगा और गवर्नमेंट के ओवरऑल ऑफर बढ़ेंगे ही, से घटेंगे नहीं किसी भी प्रकार से। ओके, सो मिस्टर गुप्ता ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रिंसिपल पर भी 5 लाख अगर कर दिया जाए और इंटरेस्ट पर भी 5 लाख, अब मुझे नहीं लगता ये डिमांड, हम लोग थोड़े से ज़्यादा ही हम अपने बारे में सोच रहे हैं, बट आई होप ये हो जाए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग फिर जो है घर खरीदने के लिए आगे आएंगे। मैं आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बकाए पर 8% ब्याज की कैपिंग को हटा दिया है और इसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम डेवलपर्स जो हैं वो परेशान रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन भेजी है। इस फैसले का एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार, होम बायर्स पर आप किस तरह का असर देखेंगे? आप लोगों का क्या रुख है इस फैसले पर? इस फैसले के ऊपर हमने जो है नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों ही जगह अपने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग यूपी में भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें जो हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो बायर जो अपना घर का पूरा पैसा दे चुके हैं, पोजेशन दे चुके हैं, उनके रजिस्ट्रियों का रास्ता किसी न किसी तरीके से सरकार को खोलना चाहिए। रियल एस्टेट में 2012 से लेकर 2020 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अलग अलग तरीके के कुछ प्रॉब्लम आए, फार्मर कंपेंसेशन, लैंड ओनरशिप इशूज, टाइम एक्सटेंशन, जिसकी वजह से डेवलपर्स और अथॉरिटी के बीच में कुछ रिफ्ट पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक कंफर्ट आया था कि जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% कर दिया गया। उससे लगा कि इस एरिया को एक बहुत बड़ी राहत मिली, बट फिर वो फैसला रिकॉल कर दिया गया। तो इससे डेफिनेटली डेवलपर्स तो परेशान हुए ही हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड इतना बड़ा और कई जगह जो प्रोजेक्ट है वो शायद फाइनेंशियली अनवायबल भी हो गए। जिसकी अगर सरकार ने कोई टाइमली सी रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी नहीं दी तो होगा क्या कि वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी की तरफ चले जाएंगे और बायर्स के रजिस्ट्री में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो हमारा सिर्फ सरकार से एक रिक्वेस्ट ये है कि एक कोई ऐसी रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी ला दी जाए बायर्स को हित में रखते हुए, जिससे उनके घरों की रजिस्ट्री का फैसला खुल जाए और डेवलपर भी टाइमली अपना एक कंफर्ट के साथ अपनी पेमेंट अपनी अथॉरिटी को कर सके, so that it becomes a win-win situation for the buyer, for the authority as well as for the developer.